हेलो नमस्कार, मैं अनिल चक्रवाल और कक्षा 12 की सिलेबस में हम चैप्टर जो 4 है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को पूरा कर चुके हैं। जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम क्लास जो क्वेश्चंस काफ़ी इकट्ठे हो रखे हैं, तो काफ़ी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी वो अब अपने चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट से फिर सेकेंड और फिर थर्ड तीनों की प्रॉब्लम जो है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद खोलेंगे। तो आज हम प्रॉब्लम क्लास ले रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की, और चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस है जो कमेंट बॉक्स में काफी बच्चों ने जो पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। बाकी फिर भी किसी को कोई और किसी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है तो जैसे हम चैप्टर फर्स्ट का कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग चैप्टर सेकंड का करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं पढ़ रहे हैं वो देख लें, चैप्टर सेकंड को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें और आज ही 3 या 4 बजे तक उसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिख दें। 3-4 बजे तक, 5 बजे मैक्सिमम 5 बजे तक, तब तक की जो प्रॉब्लम्स है वो देख ली जाएगी। काफी प्रॉब्लम्स पहले से है कमेंट्स में, और आप कमेंट्स जो है वो उसी वीडियोस में करें जिनकी क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर फर्स्ट की वीडियो मान लो डे 1 से डे 10 तक है, तो आप डे 1 to डे 10 के बीच में किसी भी वीडियो की में कमेंट में डाल दें कि ये क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में या इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। चैप्टर फर्स्ट की प्रॉब्लम को अगर आप चैप्टर थर्ड के वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो वो फिर चैप्टर थर्ड में ही देखी जाएगी। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो है, जो प्रॉब्लम्स है वो चैप्टर फर्स्ट की किसी भी वीडियो में, कोई जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक वाली वीडियो में ही डालें, किसी में भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह चैप्टर सेकंड की जो जिसकी भी प्रॉब्लम्स है तो वो देख लें कि चैप्टर सेकंड की वीडियो कहाँ से डे 9 से या डे 10 से कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक है, डे 18 तक है शायद, तो उनके बीच में ही डे 11 से डे 10 के बीच में होगी शायद, तो वो आप देख लें। उसके बीच में किसी भी वीडियो में आप लिख दें जो एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप पूरा, तो वो प्रॉब्लम लिख दें, उसको फिर नोट कर लिया जाएगा बाय नेम, आपके नाम के अनुसार भी किसकी क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे जो मेन प्रॉब्लम है उनको सोल्व करवा दिया जाए। तो आज हम सोल्व कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की, और शायद तक कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में जो है वो चैप्टर सेकंड की प्रॉब्लम को ले लिया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आज 5 बजे से पहले ही जो चैप्टर सेकंड की प्रॉब्लम्स है एक बार दोबारा जो मैंने पूरा पढ़ रखा है एक बार फिर रफली रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस देख लें, किसी में दिक्कत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। और ये ध्यान रखें कि चैप्टर सेकंड की वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में डालें। चैप्टर थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट की वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा और न ही उसको देखा जाएगा। अब आज चैप्टर फर्स्ट में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए काफी, वो मैं बता देता हूं। जैसे सिंपल किसी कोई बीपीपी नाम से कोई अकाउंट है जिनका क्वेश्चन है कि सिग्मा में आई का मतलब क्या होता है। अब क्योंकि सिग्मा जो है वो कहाँ आती है ये प्रॉब्लम, सिग्मा जब भी कोई वैल्यूज कोई फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इन पदों के लिए तो उसमें क्या करते हैं कि उसको शॉर्ट में करने के लिए हम सिग्मा का यूज, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जैसे अपने पास ही आ गया कि तीव्रता के फॉर्मूले में हमने लिया था एन, जो आवेशों के लिए तीव्रता ई बराबर लिया था। पहले आवेश के कारण के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, दूसरे कारण के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, तीसरे कारण इसी तरह nवें के कारण लिया के Qn अपॉन Rn स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब इतने पद ना लिखकर इसको एक ही स्टेप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखें। इसके अंदर ध्यान रखें 1 का मतलब है केवल पहला पद, 2 का मतलब है केवल दूसरा पद, n का मतलब है केवल nवां पद। इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीज कांस्टेंट है उसको तो उसमें तो कोई 1 2 होता नहीं है, इसलिए उसको तो चाहे बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके अंदर 1 2 है उसमें हम सिमिलरिटी देखते हैं, जैसे यहाँ की Q1 है यहाँ R1 है तो सेम है 1 1 आ जाएगा। अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें ये हो सकते हैं जैसे मान लो यहाँ 3 है 5 है 7 है तो इसका
इसके जो वैल्यू है वो अलग बढ़ेगी, तो इसको i से मान लेंगे, इसको j से मान लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। वो अगर अलग अलग वैल्यू होगी तो अगर सेम डिजिट चल रही है तो दोनों को सेम जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं qi अपॉन ri स्क्वायर, यानी फॉर्मूला वो का वही चल रहा है। हमने जो नंबर चेंज हो रहे हैं उनकी जगह एक नई डिजिट मान ली, वो क्या मान ली i की जो वैल्यू है वो 1 से n तक है। अब i का मतलब क्या है, यहाँ i का मतलब है कि जो नंबर्स हमारे पास इसके इक्वेशन के अंदर है उन नंबर्स को i की फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। i का जो मतलब है वो इन नंबर से है जो इक्वेशन के अंदर आ रहे हैं। जैसे अगर मान लो i की वैल्यू पूरी इक्वेशन तो n तक है, अगर ये कहते हैं कि i की वैल्यू 1 से 3 तक है, इसका मतलब हो गया पहला पद, दूसरा पद प्लस तीसरा पद। हम इसको कोई जरूरी नहीं है कि i माने, i क्या माना और सिंपल है, i की जगह हम j भी मान सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n। 1 to n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है और n तक जा रहा है, यानी n पदों का योग है। अगर ये मान लो 2 पदों का योग होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि q1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस k q2 अपॉन r2 स्क्वायर। अगर 1 से 2 तक होता, 3 तक होता तो तीसरा पद और आ जाता, 4 तक होता तो चौथा पद आ जाता, इसी तरह से n तक है इसलिए nवां पद आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, i का मतलब है एज्यूम किया हुआ नंबर है ये, जिसको शॉर्ट में हम सभी को एक नंबर की फॉर्म में, एक डिजिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो डिजिट है जहां से चेंज शुरू होगी और जहां तक जाएगी उतने पदों का योग है। तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हम इसको आई लिखें, इसको कोई भी सिंबल आप आई जे के एल एम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी सिंबल है आई, जिसमें जो वैल्यूज है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हीं का ही एक क्वेश्चन हो रहा है कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसे पूछा गया है इसे क्या बोलते हैं। तो इसे एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जीरो भी कह देते हैं इसे, जीरो का मतलब है जीरो मीडियम, जीरो मीडियम मतलब निर्वात, वहां कोई माध्यम नहीं है। एक क्वेश्चन है, वो है युवराज सिंह तस्वान, ये कोई स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि 1 अपॉन r, एक कार्तीय निर्देशांक, क्वेश्चन क्या है, एक सजेशन है वैसे तो ये, और सही है ये बिल्कुल। कार्तीय निर्देशांक के रूप में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, कार्तीय निर्देशांक के रूप में। तो उसमें लास्ट जो फॉर्मूला आता है जैसे k q अपॉन r स्क्वायर आता है, r का जो मान है वो रखते हैं वहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब ये लास्ट में वैल्यू पुट की गई थी तो उसमें मैंने ये रख दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लिया। वहां ये जो वैल्यू है जब इसको स्थिति सदिश के पदों में व्यक्त करते हैं आर कैप लगा के, तो आर कैप का मान रखा जाता है आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर क्यूब हो जाता है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये जो पावर 3 है इसका यूज नहीं किया गया था, ये मेरे ध्यान में नहीं रहा था, यानी लास्ट फाइनल रिजल्ट में जब वैल्यू पुट की गई थी तो उसमें आर क्यूब का भी यूज करना था, इसका मतलब इसकी पावर 3 भी लेनी थी, तो ये वहां गलती हुई थी। इस बात का आप देख लेना। बाकी काफी बच्चों ने इसके कमेंट किए थे, तो लगभग जिन्होंने थोड़ा सा समझ के किए उनको पता चल गया तो उन्होंने खुद संशोधन कर लिया। बाकी ऐसी जो माइनर मिस्टेक है वो जल्दी हम क्लास होती है, किसी न किसी क्लास में कोई ना कोई छोटे मोटे मिस्टेक हो जाती है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि फिर उसको आगे सोल्व करके डिस्कस करके बता दिए जाए। तो ये एक ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि इसके अंदर आप पावर 3 जो है वो और ऐड कर लें। पावर 3 करेंगे तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये है जयप्रकाश यादव,
उनकी यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सबसे ज्यादा जो बल होता है वो निर्वात में होता है। अगर कोई माध्यम रखेंगे तो बल पहले की तुलना में कम होगा। तुलना किससे की जाएगी, तुलना निर्वात से की जाएगी। अगर आपको ये कह रखा है उसके अंदर कि माध्यम ही अलग अलग है, पहले कांच है बाद में मान लो जल रख दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी प्रावधान के अनुसार उसे सोल्व करके ज्ञात करना पड़ेगा। वहां की का मान रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि का मान 1 होता है निर्वात के लिए और जो जल के लिए उसका मान 80 होता है और ये धातु के लिए ले तो अनंत होता है। इस तरह से वो फिर कंपैरिजन करके हमें सोल्व करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल अगर निर्वात की तुलना में देखें तो अगर निर्वात में कितना बल है, अगर कोई माध्यम रख दें जैसे इसमें कहा गया है कि कांच की प्लेट रख दें तो बल का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बात तो ये तो सिंपल सीधा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखी गई है वो है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। देखो दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है और आवेश समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समरूपी विद्युत क्षेत्र में है। इसका मतलब दोनों समरूप विद्युत क्षेत्र में है, इसीलिए समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश होता है तो उस पर F बराबर QE बल लगता है। तो वही Q का मतलब आवेश, इस पर भी उतना ही आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी उतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव नेगेटिव है, हमें केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू की जरूरत है, इसलिए मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड दोनों का परिमाण दोनों का एक समान होगा, इसलिए यहाँ दोनों परिबल का मान क्या होगा, एक समान होगा। अब हमें दूसरी बात इसमें क्या पूछा, त्वरण का अनुपात पूछा है। तो त्वरण हम देख ले, सबसे सिंपल फॉर्मूला, अगर F बराबर FA ले तो यहाँ से त्वरण का मान आ गया A बराबर F/m। ये ले इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। अब क्या कहा गया, डायग्राम बना लेने से इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है डायग्राम की, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, प्लस से माइनस की ओर। समरूप है तो इस तरह से समांतर बल रेखाएं होंगी, प्लस से आती हुई और माइनस में पहुंचती हुई। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन स्थित है और एक इलेक्ट्रॉन स्थित है। प्रोटॉन पर भी चार्ज क्या है, वही Q है, और इस पर भी चार्ज क्या है, वही Q है। दोनों पर सेम है। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों बराबर होते हैं। विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, इसलिए यहाँ जो बल लगेगा F बराबर क्या लगेगा, QE। अब वो प्रोटॉन के लिए बल होगा, प्रोटॉन के लिए तो भी FP लिख दे इसे, वो क्या होगा, चार्ज वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। E दोनों के लिए समान दे ही रखे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो FE लिख दे इसे, तो ये भी क्या आएगा, EE आएगा। यानी दोनों के लिए ही मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन का अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है, हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इसलिए इसको लिख सकते हैं ME से लिखते हैं, अलग है इसलिए। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इसलिए इसको किससे लिख दे, MP से लिख दे। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन। अब देखें तो यहां से दोनों के लिए एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो F तो दोनों के लिए समान है, इसके लिए भी EE है, इसके लिए भी E है। तो प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों के लिए ले लें। आपको ध्यान रखना है कि त्वरणों का अनुपात पूछा है तो आपको ये क्रम रखना है। पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो ऊपर लेना है और प्रोटॉन का नीचे लेना है इस भाग में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण AE लिख देते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, A फॉर एक्सीलरेशन। F की वैल्यू क्या होगी, EE अपॉन M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से प्रोटॉन का त्वरण ये निकाल लें, यह आ जाएगा AP इज इक्वल टू EE अपॉन MP। इक्वेशन सेकेंड, 1 में 2 का डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो AE अपॉन AP, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि उनके त्वरणों का अनुपात किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण AE आ गया, प्रोटॉन का त्वरण AE आ गया, इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो AEE अपॉन ME
मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाएगा, ये MP अपॉन EE, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई MP अपॉन MP। यानी इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात क्या होगा, उनके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर, और वो भी रिवर्स होगा भी MP अपॉन, हम AE अपॉन AP ले रहे हैं जो इज इक्वल टू MP अपॉन MP के, यानी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी दी गई है जयप्रकाश यादव। दो परिमाण में समान विजातीय आवेश कुछ दूरी पर स्थित है, उनके मध्य बल F न्यूटन है। यदि एक वस्तु के आवेश का 75% आवेश दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पूर्व का कितना गुना हो जाएगा। दो परिमाण में समान है, देखो दो परिमाण में समान है, एक Q आवेश है, दूसरा भी, एक वस्तु पर Q है, दूसरे पर भी Q है, कुछ दूरी पर रखे हैं, दूरी R है, दूरी के बारे में कुछ निकाल गया R मान में, तो इसके मध्य जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F लगेगा। F इज इक्वल टू क्या होगा, K Q इंटू Q समान है अपॉन R स्क्वायर। और ये एक बात कहा गया विजातीय आवेश मतलब प्रकृति में अलग अलग है, तो बल का मान याद करने के लिए हमें प्रकृति की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल परिमाण पे निर्भर करेगा। प्रकृति क्या बताती है कि दोनों के मध्य बल जो है वो कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर पूछ रहे कैसा बल लगेगा तो बता सकते हैं विजातीय आवेश तो आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ से F की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, F की वैल्यू आ गई यहाँ से K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब जो चेंज कहा गया वो चेंज अप्लाई करके दोबारा फिर बल निकाल लो, वो चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं काफी, लेकिन ये 75% परसेंटेज वाला पार्ट हमने नहीं किया, हमने डायरेक्ट किया है 3 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, आवेश का मान या दूरी आदि कर दी जाए तो फिर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी परसेंटेज में कोई बात है, अगर कहते दूरी आदि कर दें या यूं कहते दूरी 50% कर दें तो 50% क्या होता है, आधे ही होता है, इसीलिए प्रतिशत निकालेंगे कोई बड़ा मैटर भी नहीं है, प्रतिशत का दो भाग में 100 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करके कितने गुना बन रहा है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि इस आवेश का कितना 75% इधर स्थानांतरित हो जाएगा, तो इसमें से तो कम हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। अब 75% का मतलब कितना होगा, 75% हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो कितना आ गया 3/4 पार्ट किसका, Q का, ठीक है, तो कितना हो गया 3Q/4। अब इसमें से तो कम हुआ है, इस वस्तु से तो कम हुआ है, तो यहां तो ले लेते हैं Q माइनस 3/4Q, वो तो इसमें बच जाएगा। यहाँ दूसरी वस्तु में क्या हुआ है, इस पे प्लस हुआ है, तो यहाँ ले लेते हैं Q प्लस 3/4Q, तो यहां से क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 4Q माइनस 3Q, तो कितना आ गया Q/4, ये आ जाएगा Q/4। यहां से देखेंगे तो एलसीएम ले लें इसका 4Q प्लस 3Q, कितना आ गया 7/4Q, सॉरी 7/4, तो ये आ गया 7/4। दूरी के बारे में कुछ कहा नहीं गया, इसलिए दूरी अभी भी वही है। तो अब अपने पास ये आ गया Q1 का मान, ये आ गया Q1 और ये आ गया Q2 और ये आ गई दूरी, और अब अपने पास कूलॉम नियम है, तो F डैश देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी आवेशों की, तो बल का मान भी चेंज होगा। F डैश इज इक्वल टू आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 की जगह Q/4, Q2 की जगह 7/4Q अपॉन R स्क्वायर एज इट इज, सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 7/16 और K Q मल्टीप्लाई Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू समीकरण 1 से देखें तो F के बराबर है, तो F डैश बराबर क्या हो गया 7/16 इंटू F। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, पहले की तुलना में कुछ है, मध्य बल पूर्व का कितना गुना हो जाएगा, तो ये बल पूर्व का 7/16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी चेंज कहा गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज लेनी है, इक्वेशन फर्स्ट उसे एज्यूम कर लें, उसके बाद में फिर जो भी चेंज कहा गया वो चेंज अप्लाई कर दो। डायरेक्ट आ गया 2 गुना 3 गुना तो डायरेक्ट कर दो, परसेंटेज का आ गया है तो
परसेंट है तो भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर कहीं ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, कहीं से आवेश कम हो रहा है तो उसे कम कर दो, और फिर आफ्टर चेंज जो भी वैल्यू बचेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करो आप वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करके रिजल्ट निकाल लो, और पहले की जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की वो पुट कर दो। ऑटोमेटिक कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा कि पहले की तुलना में कितने गुना जो आवेश है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आवाना है सीकर से। चार समान आवेश प्रत्येक Q मान का है भुजा A वाले वर्ग के चारों कोणों पर स्थित है, प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों परिणामी बल ज्ञात करो। अब लोग क्या दिया गया है, एक वर्ग है, सबकी वर्ग की चारों भुजाएं हमें पता बराबर है, A हमें दे रखी है। दूसरा, चारों कोणों पर आवेश समान दे रखा है तो हमने Q मान लिया, Q दे रखा है हमें Q मान लिया। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण क्या परिणामी बल निकालना है। प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक का मतलब इस पे निकालेंगे तो इन तीन के कारण लगेगा, इस पे निकालेंगे तो इन तीन के कारण लगेगा, इस पे निकालेंगे तो इधर तीन के कारण, इस पे देखेंगे तो इधर तीन के कारण। तो अगर वैसे देखें तो देखो सिचुएशन, इसके लिए जो सिचुएशन है बाकी तीन बच रहे हैं, तीनों वर्ग के तीनों कोणों पर भुजा वही है। इसके लिए देखेंगे तो भी वैसी सिचुएशन बच रही है, तो प्रत्येक के लिए कहा गया। तो इसका मतलब ये नहीं इस क्वेश्चन को तीन बार चार बार अभी सोल्व करना है, एक ही बार सोल्व करना है, वही रिजल्ट इसके लिए आएगा, वही रिजल्ट इसके लिए आएगा और वही रिजल्ट इसके लिए आएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि इस सी बिंदु पर जो आवेश है Q, इस पर बल लगाना है, तो इस पर किसके कारण बल लगेगा, इसके कारण बल लगेगा। दोनों आवेश समान है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी इसकी दिशा इधर होगी। इसको मान लेते हैं F B बल लगा देंगे B के कारण। इसकी वैल्यू क्या आएगी, K। मैं थोड़ा शॉर्ट में सोल्व कर रहा हूं, आप उसे सिस्टमेटिक सोल्व कर लें कि पूरा लिखेंगे तो कैसे, जिसे लिख देता हूं मैं, क्योंकि वही बातें बार बार सोल्व करेंगे तो भी वही रिजल्ट वही आ रहा है। B से क्या लिखेंगे, B पर आवेश जो Q है उसके कारण C पर लगने वाला बल, ठीक है, यानी C पर तो हमें निकालना है, ये कहते हैं C पर स्थित Q आवेश पर बल ज्ञात करना है। किसके कारण, सबसे पहले B के कारण। तो क्या आएगा, एफ बी इज इक्वल टू के, Q1 Q2 तो वही आएगा Q इंटू Q अपॉन बीच की दूरी A है A स्क्वायर, तो क्या आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये दूसरी बात, तो ये वैल्यू आ गई K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। जब दूसरा इसके कारण निकालेंगे तो ये भी प्रतिकर्षण लगाएगा, दोनों समान आवेश से सारे समान है, तो इसकी बल इधर जाएगा, इसको मान लेते हैं एफ डी। तो एफ डी की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, वही दोनों आवेश समान है, वही बीच की दूरी है कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तीसरा बल इसके कारण आएगा ए के कारण, तो ए के कारण दूरी ये काम आएगी, दोनों आवेशों के बीच की सीधी दूरी काम में आती है, और ये क्या हो गया, ये वर्ग का विकिरण हो गया। और वर्ग का जो विकिरण है, वर्ग का विकिरण कई तरीके सोल्व करने के, वो भुजा √2 होता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कक्षा 9 में आती है ये बातें। भुजा √2, भुजा कितनी है, ए है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a√2। और वैसे आप देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, स्क्वायर का 1 हो जाएगा, बात हो जाएगी। अब इसके बीच में जो बल लगेगा, इसके लिए भुजा क्या काम आएगी, ये काम आएगी। ये जो बल है उसकी दिशा इधर होगी, ये बल की क्या है, FA है, और FA की वैल्यू क्या आएगी, आप अलग अलग सोल्व करना चाहे अलग अलग सोल्व कर लें, इसे सिस्टमेटिक मैं यहां लिख रहा हूं। FA की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 वही है, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दूरी का ये दूरी इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और A का स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें परिणामी बल निकालना है, ये बल आ गया। दूसरा, अब इन दोनों का परिणामी बल निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए इनका जो परिणामी है वो इन दोनों के बीच में होगा, बीच में होगा तो 45 डिग्री पर इसी दिशा में परिणामी आएगा। अब उसके लिए कैसे निकाले परिणामी बल, एफ बी व एफ डी का परिणामी। एक बात तो क्या दिखाई दे रही है, दोनों बल बराबर है, एफ बी और एफ डी क्या है, बराबर है।
तो इसकी जगह चाहे दोनों की जगह सेम लिख दें। तो परिणामी बल मान लेते हैं F डैश मान लेते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गए। इसी तरह f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा की वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ 90। तो फॉर्मूला क्या होता है, f1 स्क्वायर, अगर दो बल किसी कोण पर स्थित है तो उनका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है। तो थीटा 90 डिग्री है यहाँ, इसीलिए cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये स्टेप तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये यहाँ दोनों वैल्यू बराबर है, FB और FD बराबर है, दोनों से कुछ भी रख दें। तो यहाँ रख दें FB का स्क्वायर प्लस AB FB का स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या हो गया, अंडर रूट 2FB का स्क्वायर बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा FB अंडर रूट 2। और FB का मान हम निकाल चुके मैंने, ये रहा दोनों मान सेम ही है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 बटा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 2। ये किसका मान आ गया, एफ डैश का मान आ गया। इसे दे दे नेक्स्ट समीकरण नंबर 2, इसे दे दे और इसे समीकरण नंबर 1 दे दे। तो ये देखो जो एफ ए इधर है, एफ डैश भी इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही हो गई, इसलिए परिणामी बल इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अतः परिणामी बल F इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ ए। आप इस दोनों को जोड़ दो, 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा और वो इसका रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 2, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो अब ये देखिए इसके अंदर कि यहां हमने निकाल लिया, अगर हम यहां निकालते तो क्या होता है, इसके कारण बल इधर है वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके कारण बल इधर है वही, दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री पर हो गए, ये रिजल्ट आ गया सेम। फिर इसके कारण भी बल लगता है इसके ऊपर, वो इस दिशा में जाता है, इनका जो परिणामी है वो इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो परिणामी बल जो हो जाएगा दोनों के योग के बराबर। यहां सोल्व करते तो भी वो स्थिति, यहां करेंगे तो सब में क्या आएगी, सेम स्थिति आएगी। इसलिए एक पे जो रिजल्ट निकाल लिया सभी पर क्या होगा, बाकी तीनों आवेशों के कारण सेम रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नहीं गए क्वेश्चन हमारा सीकर से। तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तेल की एक बूंद है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, 12 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से गुणा कर देंगे। यदि यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था है। अब देखो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था क्या होती है, जब वहां पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो वो संतुलन की अवस्था होती है। संतुलित कैसे करेंगे कि यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा QE, जैसे मान लें कि ये इस तरह से है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई Q आवेश है, Q का मतलब ये मान लेंगे Q 12 इलेक्ट्रॉन Q आवेश है। तो इस Q आवेश पर बल जो लगेगा वो क्या लगेगा, F बराबर QE। दूसरी बात, अब जो आवेश है इन पर जो बल लग रहा है तो और भी कौन सा बल लगेगा, यहाँ mg लगेगा, इसका भार, जो तेल की बूंद है उसका जो भार है वो किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। और ये दोनों जो बल है एक दूसरे को जब संतुलित कर देंगे, इसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, जब ये संतुलित कर देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों पर जो बल है, दोनों जो बल है वो एक दूसरे के बराबर होंगे और वही संतुलन की अवस्था कहलाएगी। दोनों बल कौन कौन से बराबर होंगे, एक तो भार mg और दूसरा ये विद्युत क्षेत्र के कारण बल QE। तो संतुलन में क्या होगा, ये हमें दे रखा है कि संतुलन में क्या होगा, mg जो है वो बराबर होगा QE के।
अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमें क्या याद करना है, इसके अंदर देखो हमें घनत्व दे रखे हैं, तेल का घनत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के मान दे रखे हैं, तो वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें ई दे रखे हैं 2.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। घनत्व रो दे रखे हैं, रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है 1.26 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। और इसके अलावा क्यू आवेश दे रखे हैं, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। एन का मान कितना 12 है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 10 की पावर -19 ये कूलम। ये वैल्यूज आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालनी है त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें, फिर हम उसे सॉल्व करें। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आपको इस तरह की वैल्यूज नहीं दी जाएगी। इसको एज अ फॉर्मूला ही दे दिया जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा लैंग्वेज को, कि इस स्थिति में तेल की बूंद की त्रिज्या के लिए व्यंजक याद कीजिए। यानी आपने अगर व्यंजक याद कर लिया तो गुणा भाग भी कर लेंगे, तो गुणा भाग आपसे नहीं करवाया जाएगा, व्यंजक यानी उसका फॉर्मूला जो है वो डेराइव करवा दिया जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज रख दिया बड़े सारी, तो इसको तो क्यू की जगह एन ई रखेंगे, क्योंकि हमें तो आर में कन्वर्ट करना है। आर में कन्वर्ट करने के लिए एम की जगह क्या रखोगे, देखो यहाँ से इसे सोल्व कर ही लेते हैं पहले। एम द्रव्यमान की जगह क्या देगा, रो इनटू वी, घनत्व में दे रखे हैं। वी क्या है, आयतन। आयतन जो होता है गोला है, गोलाकार बूंद है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या आ गई, बूंद की त्रिज्या, ये हमें याद करनी है। तो ये मान रखते हैं हम, एम की जगह रखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्यूब की जगह रखेंगे एन इंटू ई, और ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। आर को सोल्व करना, आर को इधर रख लो, आर क्यूब, बाकी सारी वैल्यूज इधर ले जाओ। यहाँ देखो 3 अपॉन रो इंटू 4 इंटू पाई। पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू ये 7 याद आएगा तो कितना होगा 21/4 MEE अपॉन रो इंटू 22 गुणा 4 88 भी लिख सकते हैं, और ये पावर 3 है तो इसकी पावर कितनी कर देंगे 1/3। ये तो हो गया। अगर व्यंजक आ जाए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जहां पर भी अगर तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जाए तो अगर ज्यादा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन ज्यादा न करवाकर इस तरह व्यंजक की फॉर्म जो फॉर्मूला फॉर्म डेरिवेशन फॉर्म जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आप इनकी सारी की वैल्यू रख दें और गुणा भाग करके देख लें। एक बात और भी आप ध्यान रखें कि जो भी आपको क्वेश्चन की प्रॉब्लम रहती है वो आपका YouTube पर देखकर और उसी समय कमेंट बॉक्स में डाल दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यानी मेरे फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर पर कोई भी मैसेज ना करें, क्योंकि जितना अगर सभी को व्हाट्सएप पे अगर रिप्लाई करेंगे तो सारा दिन उसी में लगा रहेंगे। बाकी और जो खुद के जो या बाकी जो काम है वो डिस्टर्ब होंगे। इसलिए मुझे अगर आप व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो कृपया करके कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। सब प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर सॉल्यूशन आपका इनमें कर दिया जाएगा। अब ये जो है इतनी प्रॉब्लम्स थी जो सारी सोल्व हमने कर ली है। बाकी फिर भी कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर कभी इसे सोल्व कर लेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास जो है वो चैप्टर 2 की प्रॉब्लम क्लास में। इसलिए आज जो किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो आज देखकर उस वीडियोस में और चैप्टर 2 की किसी भी वीडियो में लिख दें जो भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, तो फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।